हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखित नाटक महाभोज नाटक को। अभी तक मैंने जितने भी नाटक पढ़ाए हैं सभी नाटक को मैंने बुक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है। तो इस नाटक को भी मैं बुक के माध्यम से ही मैंने रखा है इस पीडीएफ में। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे नाटक को ज़रूर पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है ना, सभी तथ्य जो है मैंने बुक पढ़ के मैंने सभी तथ्यों को यहाँ पे रखा है जो आपके परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने महाभोज नाटक पढ़ा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा नाटक है ये। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग नाटक है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, और आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो है अगर आप नेट से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे hindiNotes.com। ठीक है, hindiNote.com आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो है सभी नाटक दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं महाभोज नाटक को। आप लोग जो है इत्मीनान के साथ क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, है ना। बीच में क्लास छोड़ देंगे आप लोग तो कैसे समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। अगर आपने शॉर्ट नोट बनाया है, अगर उसमें कुछ छूट गया है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर कुछ छूट गया है तो वहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं महाभोज नाटक। प्रकाशन वर्ष है इसका 1982 और 1983। कहीं कहीं पे आपको जो है, आप रामचंद्र तिवारी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 1982 दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप महाभोज नाटक की जो बुक पढ़ेंगे, नाटक जो यहाँ पे मैंने बुक रखा है इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है 1983 ही दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 82 और 83 दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित नाटक है ये। इसमें जो है कुल 11 दृश्य हैं। 11 दृश्य को मैंने बुक के माध्यम से रखा है। ठीक है, और उसके नीचे जो है उसका जो सारांश है उस बुक का, उसको भी मैंने वहाँ पर मेंशन किया है। तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे और आपको बहुत जो है अच्छा भी लगेगा ये नाटक। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले महाभोज नाटक का प्रमुख बिंदु। ठीक है, महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में जो है 1979 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, आप लोगों को ध्यान होगा महाभोज एक उपन्यास भी है जो मन्नू भंडारी द्वारा ही लिखित है, उसी का परिवर्तित रूप है ये नाटक। ठीक है, महाभोज नाटक, तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। महाभोज एक उपन्यास भी है, प्रकाशन वर्ष है उसका 1979। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यह जो है यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, महाभोज नाटक जो है राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया था। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाटक विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है 82 और 83 दोनों प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कहाँ मंचन किया गया था, इन बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो पढ़ते हैं आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको बार बार रिविज़न करते रहिएगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रहना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम हिंदी साहित्य जगत में यह पहली अपने आप में अलग कृति है। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो है ये अपने आप में एक अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। ठीक है ना, यह एक ऐसा नाटक है जिसको यह एक ऐसी रचना है जिसको जो है उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र किया गया है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूछ सकता है कि महाभोज नाटक में जो है किस गांव का जिक्र किया गया है, तो ध्यान रखिएगा सरोहा गांव का। यह गांव उत्तर प्रदेश पश्चिम भाग में स्थित है। यह भी पूछ सकता है कि ये सरोहा जो गांव है वो किस भाग में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ जो है यहाँ पे डेफिनेशन लिया है मैंने जो रामचंद्र तिवारी के शब्दों में है, उनके बुक से है। ठीक है, इसमें जो है कहते हैं इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। ठीक है, ये किसका कथन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। आगे देखते हैं स्वयं मन्नू भंडारी ने क्या कहा है अपने शब्दों में।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मन्नू भंडारी का है कथन यह। उपन्यास के रूप में यह महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान है। महाभोज आज की राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। यह जो कथन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मन्नू भंडारी के शब्दों में है। आगे भी यह कथन इनके शब्दों में, महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश में संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी है, ठीक है। यह कथन किसका है? मन्नू भंडारी का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है बुक आप खोलेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रथम प्रस्तुति जब हुई थी इस नाटक की, तो वहाँ पे जिन जिन पात्रों ने कौन सी भूमिका निभाई थी, ये यहाँ पे उन सभी पात्रों का नाम यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल द्वारा, ठीक है ना। आगे भी हमने पढ़ा, मार्च 1982 में इसका मंचन हुआ था। किसके निर्देशन में? श्रीमती अमाल अलाना। ध्यान रखिएगा, ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, किसके निर्देशन में मंचन हुआ था? तो श्रीमती अलाम अलाना, ठीक है। मंच सज्जा किसने किया था? श्री निसार अलाना ने। दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज का। देखेंगे पात्र जो है, दादा साहब का जो पात्र निभाया मनोहर सिंह है। सुकुल बाबू व विशु जो मृत्यु पात्र है इसमें, वो अनिल कपूर। अप्पा साहब हेमंत मिश्र। पांडे जी वागीश कुमार सिंह। लखन प्रमोद थाऊ जी। जमुना बहन सुरेखा सीकरी। सक्सेना एसपी जो है वो अनंग देसाई ने निभाया है ये रोल। आगे है सिन्हा DIG व प्रोफेसर राजू बारोट है। दत्ता बाबू GP नामदेव, ठीक है ना। ये सभी पात्र आप लोग खास करके ऊपर ध्यान रखिएगा, ये दादा साहब यहाँ तक, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। ये जो है प्रथम बार जब मंचन हुआ था वहाँ पे दिया। अभी हम पात्रों को नाम पात्र परिचय हम नीचे पढ़ेंगे। उसके पहले जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसका कथानक बता देती हूँ। मैंने इसलिए इसमें मेंशन भी कर दिया है ताकि आप लोग जो है अपने आप भी खुद से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, पहले ही मैंने बताया इस नाटक में 11 दृश्य हैं। नाटक का कथानक जो है कुछ यूँ है, आप देखेंगे। महाभोज नाटक का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोह गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। सरोह गांव जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए जो है चुनाव होने वाला रहता है। कहानी विशेषर उर्फ विशु की मौत की घटना से शुरू होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि महाभोज नाटक जो है वो कहाँ से शुरू होता है? तो विशेषर उर्फ विशु, ठीक है ना, विशेषर उर्फ विशु भी उसी का नाम है। इसकी मौत की घटना से शुरू होता है। सरोह गांव के हरिजन बस्ती, जो सरोह गांव होता है वहाँ पे एक हरिजन बस्ती है, उसमें जो है आगाजनी की घटना दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी है। जैसे सरोह गांव है, वहाँ पे हरिजन बस्ती है, वहाँ पे आग लगा दी जाती है, जिसमें जो है हजारों लोग जल के रातों रात जो है मर जाते हैं। विशु के पास जो है, विशु जो पात्र है विशेषर, उसके पास जो है इस हत्याकांड का प्रमाण होता है, जिसे वह दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को सौंपना चाहता है और इनका भांडा फोड़ना चाहता है कि किसने जो है आग लगाया है। बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता है, किंतु राजनीति के षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र, इसमें जो है खलनायक है जोरावर, ठीक है। राजनीति और जोरावर के षड्यंत्र में विशु को जो है चाय में कुछ लोगों ने जो है जहर मिलाकर दे देते हैं, तो वो उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। विशु के मौत के बाद उसका साथी विंदेश्वरी, उसके साथी जो होती है विंदेश्वरी उर्फ विंदा, ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, विशेश्वरी उर्फ विंदा, इस प्रतिशोध में जिंदा रहता है, ठीक है। विंदा नाम से जो है ये महिला नहीं है, पुरुष है, ठीक है ना, पुरुष पात्र है। जिंदा रखता है कि विंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब जो है बाद में उसका जो विशेषर का जो फ्रेंड रहता है, दोस्त रहता है, विशेश्वरी या उर्फ बिंदा, इसको भी जो है राजनीति के जाल में फंसाकर इन लोगों ने जो है इसको जेल के पीछे डाल देते हैं। पिछड़ा और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिशोध इस नाटक को गति प्रदान करता है, ठीक है ना। यही सारी जो कहानी आगे चलती है। उसके बाद जो है हम देखेंगे महाभोज नाटक की भूमिका। पहले हम भूमिका को पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी विधा पढ़ रहे हैं तो भूमिका अगर दी है तो उस भूमिका को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आप लोग पढ़ लेना, ठीक है।
तो शुरू करते हैं महाभोज नाटक की भूमिका पढ़ना। महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल दो भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुजरना रहा है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर विधा की अपनी अलग ज़रूरत होती है। बातें शर्तें उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं और पात्रों के साथ ही पाठक अस्तित्व भी इस तरह घुल मिल गया कि अलग से कभी उसका बोध नहीं हुआ। लेकिन नाटक को तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा, और उसकी निरंतर उपस्थिति लेखन को कहीं न कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती रही। उपन्यास के पूरे विस्तार को कसी हुई और प्रभावपूर्ण दृश्य योजना में बदलना, अपने को अनुपस्थित करने, केवल संवादों और क्रियाओं या मुद्राओं के माध्यम से सारे पात्रों और स्थितियों को उजागर करना, सारी प्रस्तुति को सीमित अवधि और रंग स्थलों में केंद्रित कर देना, ये और ऐसी ही जाने कितनी अपेक्षाएं और सीमाएं थी, जिससे बंधकर मुझे अपनी बात कहनी थी। कथ्य के प्रभाव को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार नाटक की अपेक्षाओं और अपने मंतव्य के बीच निरंतर संतुलन बिंदु खोजते जाना मेरे उपन्यासकार के लिए निहायत ही नया अनुभव था। निश्चय ही इस प्रक्रिया में मेरी समझ और दृष्टि को अधिक व्यापक और समृद्धि किया है। ठीक है, ये स्वयं महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है ना। महाभोज नाटक की भूमिका अगर पूछा जाए किसने लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा ने खुद लिखा है। महादेवी वर्मा कह रही हूँ, सॉरी, मन्नू भंडारी ने, है ना, मन्नू भंडारी ने लिखा है। आगे देखेंगे, उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कथन दे सकता है कि जो है महाभोज नाटक जो कई तरह, यहाँ पे 3-4 कथन यहाँ पे दे देगा। न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान है। यह किसने कहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, मन्नू भंडारी ने कहा है। ठीक है ना। वैसे कथानकों में आसानी यही होती है कि सारी चीज़ को समेट कर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी। महाभोज आज के राजनैतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। आज राजनीति के स्वप्न, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपनी चरित्र ढलती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव में बनते बिगड़ते हैं, उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं है। हम प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है, और लड़ाई की इस विषाद ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में जो है यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, हाँ, चंगुल में कस लिया है। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के हवाले कर देता है? यह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथा स्थिति के विरुद्ध भी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, यहाँ तक जो है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ये जो है मंच प्रस्तुति के पहले है और ये मंच प्रस्तुति के बाद जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक है, पूरा भूमिका मैंने ले रखा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सभी नाटक जितने भी मैंने पढ़ाए हैं सभी आपको वहाँ पे PDF और क्लासेस सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आएंगे पात्र परिचय पे। ठीक है ना, पात्र परिचय को हम देखेंगे। सबसे पहले है दादा साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्र हैं इस नाटक के। ठीक है, ये जो है मुख्यमंत्री हैं। दादा साहब क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और विरोधी पार्टी के नेता भी हैं। अप्पा साहब कौन हैं? सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी दादा साहब के निजी सचिव हैं। और लखन जो है दादा साहब का विश्वास पात्र सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी है। यानी कि जब जो है दादा साहब जो हैं, ये जो दादा साहब हैं मुख्यमंत्री हैं, ये जब इनकी सत्ता जब ख़त्म हो जाती है तो ये जो है लखन जो इनका जो विश्वास पात्र है इनका, इसको जो है चुनाव में खड़ा करते हैं। ठीक है,
आगे है जमुना बहन, दादा साहब की पत्नी है। सक्सेना कौन है? एसपी हैं। सिन्हा कौन है? डीआईजी है। ठीक है, सभी पात्रों का जो चरित्र यहाँ पे दिया गया है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। दत्ता बाबू कौन है? मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं। भवानी कौन है? मशाल सहायक की संपादक है। ठीक है, दत्ता बाबू भी मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं और भवानी भी मशाल का सहायक संपादक है। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं और जो है भवानी मशाल का सहायक संपादक है। ठीक है, नरोत्तम जो है प्रेस रिपोर्टर हैं। महेश कौन है? रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार। रत्ती दादा साहब की पीए है। ठीक है, रत्ती कौन है? दादा साहब की पीए है। मोहन सिंह कौन है? पुलिस कांस्टेबल हैं। विशु कौन है? हरिजनों का हमदर्द है जो मार दिया गया है। ठीक है, हीरा कौन है? विशु का बाप है। हीरा कौन है? विशु का बाप है, यानी विशेषर का बाप है। बिंदा कौन है? विशु की अंतिम मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर कौन है? सहोरा का जमींदार नुमा नयाड़े किसान है। ठीक है, जोरावर जो है किसान रहता है, जमींदार रहता है। काशी शुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता। थानेदार कौन है? सरोहा का थानेदार जो जोरावर का चमचा रहता है, नलायक रहता है ये थानेदार। ठीक है, जोरावर का चमचा रहता है। लठैत कौन है? जोरावर का आदमी है। लड़की कौन है? जोरावर की लड़की है। लड़की कौन है? जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू कौन है? सरोहा का बनिया है। ठीक है, सभी पात्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आएंगे पहले दृश्य पे। ठीक है, पहले दृश्य का जो मैं आपको इतना बताऊंगी, जो मैंने यहाँ पे इसका सूत्रधार ये जो सारांश मैंने रखा है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, खुद आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए मैंने रखा है। देखेंगे पहला दृश्य। ठीक है, महाभोज नाटक का पहला दृश्य है गांव का मैदान। ठीक है ना, अलग से ध्यान रखिएगा, गांव का मैदान है। विशु की माँ का हृदय विदारक क्रंदन सुनाई देता है। धीरे धीरे मंच पर प्रकाश होता है। विशु की लाश रखी है। उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों के सिर दिए बैठा है। चारों तरफ लोग जमा हुए हैं। माहौल में सनसनी का तनाव है। रिसर्च स्कॉलर महेश जो सूत्रधार की भूमिका में अदा कर रहा है अपनी जगह से चलकर आता है। बाकी दृश्य फ्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जो है खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले दृश्य का जो स्थान है क्या है? गांव का मैदान। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लवारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषण लवारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी रहती है। ठीक है, अब आप लोग बताइए विशेषण की लाश कहाँ पे पड़ा रहता है? तो सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी रहती है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है ना, ध्यान दीजिएगा। शायद इसलिए लवारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ बाप भी हैं। आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो है मन्नू भंडारी ने खुद लिखा है ये। और बाप भी है, माँ भी है, बाप भी हैं। गरीब भले ही हो, पर है तो विश्वास नहीं होता कि वह मरा पड़ा है। लगता है कि चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोर है, वह टूटी तो आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो जाता है। ठीक है ना, ये सारांश है पहले दृश्य का। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, जो वहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे दिया गया है। चलिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस रेस में विशु की माँ अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट कर रोती है, घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठी रहती है। वही चीज़ है ना, वही चीज़ यहाँ रिपीट हो गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। देखेंगे दूसरा दृश्य का स्थान देखेंगे शहर मसाल साप्ताहिक का कार्यालय। ठीक है ना, दूसरा है ये, दूसरे दृश्य का स्थान है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो है भवानी अपनी मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त, कभी एक फाइल खोलता है तो कभी दूसरी। उसके स्वभाव का उतावलापन उसके काम करने के ढंग से साफ जाहिर है कि बीच बीच में वह कुछ गुनगुनाता भी रहता है। नरोत्तम का प्रवेश होता है। अब आपसे पूछ सकता है कि मन्नू भंडारी के नाटक महाभोज नाटक में जो है किस दृश्य में नरोत्तम का प्रवेश होता है? तो ध्यान रखिएगा दूसरे दृश्य में। दूसरे दृश्य का स्थान क्या है? शहर मसाल साप्ताहिक का कार्यालय। ठीक है, नरोत्तम का प्रवेश होता है चुस्त दुरुस्त, लेकिन गर्मी में लंबा सफ़र करने के कारण चेहरे पर थकान, धूल और पसीना है। ठीक है, ये पहले दृश्य का है।
यहाँ पे देखिएगा, नरोत्तम आता है, दत्ता बाबू नहीं आए अभी तक, पूछता है। भवानी कहता है कि ऊपर से नीचे तक नरोत्तम के हुलिये का मुआयना करके जो है आकर फिर गए काम से, पर तुमने अपना ये हुलिया क्या बना रखा है। ठीक है, इन दोनों में बातचीत होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे है, मैंने ये रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखेंगे शहर का माहौल है, यह मशाल साप्ताहिक कार्यालय है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मशाल साप्ताहिक का कार्यालय। दूसरा दृश्य है, भवानी अपने मेज पे फैली फाइलों को व्यस्त। ठीक है, वही चीज़ है, कुछ थोड़ा इसमें डिटेल दिया है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिटेल में है तो मैंने यहाँ पे रखा है। तीसरा दृश्य देखेंगे, तीसरा दृश्य है दादा साहब की कोठी की भीतरी भाग। तीसरा क्या है, दादा साहब की कोठरी का जो है भीतरी भाग। कमरा 2 हिस्सों में बटा है, एक और उनकी बैठक में जिसमें गद्दीदार कुर्सियां और सेंटर टेबल लगा हुआ है, दूसरी ओर उनका घरेलू दफ्तर जिसमें दीवार के सहारे मोटा गद्दा बिछा है। गाय, यहाँ पे गाय है, गाय तकिए लगे हैं, छोड़ दीजिए, तकिए लगे हैं। एक और डेस्क के किनारे जो है लगी फाइलें रखी हुई हैं, दूसरी ओर चौकी पर टेलीफोन, पीछे जो है रैक पे पुस्तकें रखी हैं। दोनों कमरों में गांधी नेहरू की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। दादा साहब दफ्तर से जुड़ा उनका जो पीए है उसका जो छोटा सा केबिन है। टेबल पर टाइप राइटर और फ़ोन रखा हुआ है। बैठक का दरवाज़ा भीतर की ओर जाता है। ठीक है, ये सारे जो हैं विशेषता है दृश्य 3 का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दृश्य यहाँ पे रखा गया है। देखेंगे तीसरा दृश्य, यहाँ दादा साहब के घर पे घरेलू दफ्तर का दृश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि विशु की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी सुकुल बाबू को चली जाएगी, इस बात से वह आतंकित है। चुनाव दावपेच की ओट से कैसे और किस तरह से लालच देकर लिया जाए, इसकी जो है योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे दृश्य में जो है महाभोज नाटक के तीसरे दृश्य में चुनावी माहौल को दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा दृश्य देखेंगे। चौथा दृश्य है विशेषर की मौत से आक्रोशित वृंदा उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना, ये चौथे दृश्य में है। महेश और रुकमा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे की जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं सुकुल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव में धने मंजर जनसभा का अंत सुकुल बाबू और दादा साहब के लोगों के बीच जो है मारपीट होती है। ठीक है, ये चौथा दृश्य है। पांचवें दृश्य में आप देखेंगे, पांचवा दृश्य है दादा साहब का कमरा। पांडे जी तथा दादा साहब और अप्पा साहब बैठे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। जो पांचवा दृश्य है वो है दादा साहब का कमरा। और चौथा दृश्य क्या था, चौथा दृश्य विशेषर की मौत से आक्रोशित बिंदा, ये ध्यान रखिएगा। और पांचवा दृश्य है दादा साहब का कमरा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इनका जो है सारांश दिया गया है। देखेंगे पांचवा दृश्य का, राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों की भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसमें तरकीबन सुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली में दादा साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनज़र थोड़ी चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दादा साहब के पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज़ थे, लखन को सुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से। ठीक है ना, जो दादा साहब से जो पार्टी के जो लोग थे वो नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने जो है लखन को सुकुल बाबू के खिलाफ जो है मुकाबले में खड़ा किया था चुनाव के लिए। दादा साहब मिलने की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब के पार्टी के सभी लोग जो है मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। अब हम आते हैं छठवें दृश्य पे। छठवां दृश्य है मसाल का दफ्तर। ठीक है, छठवां दृश्य क्या है, मसाल का दफ्तर, यहाँ भी दिया गया है। चपरासी नुमा लड़का फाइलें जमा कर रहा है। कुछ देर पर जो है बिंदा और महेश बैठे हैं। कुछ दूरी पर जो है महेश और बिंदा बैठे हैं। दत्ता बाबू जो है हड़बड़ाते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता छलक पड़ी है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। छठे दृश्य का मसान के दफ्तर है, जहाँ महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी की सबूत लेकर आते हैं। ठीक है, आगजनी की सबूत कौन लेकर आता है, तो ध्यान रखिएगा, बिंदा और नरोत्तम। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिनमें वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं।
नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मशाल छोड़ने की बात करता है। ठीक है, नरोत्तम इस बात से जो है आग बबूला हो जाता है और मशाल छोड़ने की बात करता है। किस दृश्य में? तो छठे दृश्य में। अब हम आते हैं सातवें दृश्य पे। सातवां दृश्य देखेंगे। सातवां दृश्य का जो स्थान है, पीछे से ग्राम फोन पर बहुत ही चलती हुई धुन। ठीक है, धुन का रिकॉर्ड बज रहा है, यहाँ तक है। ठीक है ना। इसका दृश्य का नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है गांव में दो साहब जन संबोधन की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था या जायज़ खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है कि इसी बीच काशी के सुकुल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य इस मौके का फ़ायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। ठीक है। अब जो है आठवां दृश्य है। दृश्य 8 देखेंगे, गांव का थाना। दृश्य 8 का स्थान क्या है? गांव का थाना है। मेज कुर्सी और जो है झाड़ पोंछ हो रही है वहाँ पे। थानेदार चौकीदार आदेश देता है। थानेदार जो चौकीदार को आदेश देता है कि थाने के बाहर मैदान में काफ़ी लोग जमा हैं। एक और महेश अकेला बैठा है। थोड़ी दूर पर कुछ गुंडा किस्म के लड़कों का एक दल बैठा हुआ है। दूसरी ओर हीरा को घेर कर कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, दृश्य पूरा ये पढ़ लीजिएगा, जितना है यहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए रखी हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नौवां दृश्य। नौवां दृश्य देखेंगे क्या है? गांव का रेस्ट हाउस। नौवां दृश्य क्या है? गांव का रेस्ट हाउस है। रात का समय है। रेस्ट हाउस पर धीरे धीरे प्रकाश आता है। सन्नाटे को चीरता हुआ दूर से कहीं चौकीदार का स्वर सुनाई देता है, जागते रहो जागते रहो। एक ओर से बेतहासा भागते हुए महेश का प्रवेश होता है। दौड़ने के कारण उसकी सांस फूलती हुई है। चेहरे पर आतंक और बदहवासी है। आते ही वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटता है और सक्सेना को पुकारता है, सर, एसपी साहब, मिस्टर सक्सेना, एसपी साहब और मिस्टर सक्सेना। कभी वह खिड़की खटखटाता है कभी दरवाज़ा। टॉर्च लिए हुए मोहन सिंह दरवाज़ा खोलते हैं। ठीक है, पीछे सक्सेना है। ठीक है, ये सारे जो है आप लोग नौवें दृश्य में है, पढ़ लीजिएगा। नौवें दृश्य का यहाँ पे मैंने रखा है, इसको आप लोग खुद पढ़िएगा। 10वें दृश्य का देखिएगा क्या है? दादा साहब की बैठक है। 10वें दृश्य में क्या है? दादा साहब की बैठक है। ठीक है, पूरा मैंने पेज लिया है, ये उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ते हैं 10वें दृश्य को। सक्सेना के रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया है। ठीक है ना। पूछ सकता है कि किस दृश्य में जो है सक्सेना को हत्यारा घोषित किया जाता है? तो 10वें दृश्य में। जोरावर के चुनाव में जोरावर के चुनाव में होने वाले नुकसान से दादा साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दादा साहब इस मामले में बिंदा को विशु का हत्यारा बताते हैं। बताओ, दादा साहब जो हैं बिंदा को ही विशु के हत्यारा बता देते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को विदा और बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने जो है इस कार्य को अंजाम दिया है। दादा साहब ने डीआईजी जी को कहा है कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। ठीक है। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग दिखाया गया है। यानी 10वें दृश्य में जो है राजनीति का बहुत बड़े रूप में जो है इसकी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दिखाया गया है। ईमानदारी का कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पे, यह साफ साफ दिखता है इस दृश्य में। ठीक है। लास्ट दृश्य है हमारा 11 दृश्य। दृश्य 11वां देखेंगे। गांव में जोरावर के घर चौपाल। गांव में है जोरावर के घर चौपाल बिछा हुआ है। तबला हारमोनियम वाले कोई बहुत ही चलती धुन बजा रहे हैं। ठीक है। दृश्य का नाम आप लोग अवश्य याद रखिएगा। गांव में जोरावर के चौपाल है। लास्ट और स्टार्टिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। देखेंगे 11वां दृश्य क्या है। जोरावर के घर पे जश्न का माहौल है, जहां उसे विशु की हत्या के मामले में साफ बाहर निकाल जाने की खुशी में नाचने वाले को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा डीआईजी उसे प्रमोशन की शादी 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार के विशु के खून का इकरार करवाने में लगे हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दादा साहब के घर दिखाया जाता है, तभी जो है दादा साहब के घर का दृश्य जो है दिखाया जाता है, तो कभी थाने में पीटता हुआ। बिंदा का एक तरफ दादा साहब
बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से करा रहा है। पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है और दादा साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। यह सभी महाभोज चलता रहता है, ठीक है ना। लास्ट में ये दिखाया गया है, सभी जो है राजनीति में जो है फंसा करके जो है बेगुनाह को इन्होंने जो है गुनाहगार साबित कर देते हैं और जो है अपने जो है महाभोज करते हैं। फिर थाने का दृश्य आता है। जो दादा साहब होते हैं बहुत नालायक होते हैं इसमें, ठीक है। थाने का दृश्य आता है और बिंदा कर रहा होता है। महेश वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और नाटक समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये है महाभोज नाटक। तो आशा करती हूँ आप सभी को महाभोज नाटक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप पूरे नाटक को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, टाइम निकाल के, ज़्यादा बड़ा नाटक नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इतना कीमती टाइम देने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।